अच्छा, तो आज हम डिस्कस करेंगे, रिवाइज करेंगे बेसिकली आपकी यूएस हिस्ट्री। उसमें जो पहली चीज़ जो है वो अमेरिकन सिविल वॉर है। मगर मुझे मेरे हिसाब से जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए हम वॉर से पहले, वो ये है कि आपके पास मैग्ना कार्टा है। ठीक है, मैग्ना कार्टा बेसिकली एक वो डॉक्यूमेंट थी, फर्स्ट एवर आप कह दें एक राइट्स की डॉक्यूमेंट थी, मतलब जो लोगों को राइट्स वगैरह दी जाती है वैसे थी वो नोबल्स मैन को सिर्फ मिली थी, आम बंदे को नहीं मिली थी। मगर वो आप कह दें कि एक मेजर स्टेप था, क्योंकि उस टाइम गुलामी थी और सबसे ऊपर जो था आपका बादशाह था और नीचे उसके नीचे लोग थे, और उसमें जो उसके नीचे जो लोग थे उनमें से नोबल्स मैन थे। ठीक है। तो एनीवेज, मतलब ये जो आपके वजीर वगैरह हो गए, तो ये मैग्ना कार्टा जो था वो साइन किया था किंग जॉन ने, जो इंग्लैंड का था, इन 1215 में। ठीक है। अगेन उसने जो राइट्स वगैरह दिए थे, नोबल मैन जो भी हैं लोग, मतलब जो क्लास है उन लोगों की। अगेन उस जैसा मैंने कहा है, इसको एक मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये टैग करता है अमेरिकन हिस्ट्री के साथ, मतलब लिंक करता है इन अ सेंस के यूएस भी इंग्लिश कॉलोनी थी और उन्होंने काफ़ी चीज़ें उनसे ली, जिस तरह हमने काफ़ी चीज़ें अंग्रेज़ों से ली हैं, इस तरह ही अमेरिकन ने भी काफ़ी चीज़ें अंग्रेज़ों से ली है, मतलब इंग्लिश। अच्छा, तो आपकी शुरुआत जो होती है अमेरिकन सिविल वॉर की बेसिकली, वो होती है आपकी फ्रेंच इंडियन वॉर, इसको कहते हैं। फ्रेंच इंडियन वॉर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो एक्चुअली इंडियंस जो इधर हैं वो आपके नेटिव अमेरिकन हैं। ठीक है, मतलब जो अमेरिका, जो बरआज़म अमेरिका, उनके जो ओरिजिनल लोग हैं, मतलब उनको हम कहते हैं, वो फ्रेंच के साथ मिले थे। उन्होंने उनकी जंग बरतानिया के साथ थी। बरतानिया ब्रिटिश जो थे वो जीत के थे। इसको हम 7 ईयर्स वॉर भी कहते हैं। ठीक है। और ये ऐसी जंग थी जो अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर से पहले जो है ना, मतलब इसने बीज बोए थे अमेरिकन सिविल रेवोल्यूशनरी वॉर वॉर के लिए। क्यों? क्योंकि बरतानिया ने जब ये जंग लड़ी थी, उन्होंने काफ़ी पैसा लूज़ किया था। तो जब उस पैसे को उन्होंने, मतलब ज़ाहिर बात है किसी तरीके से तो वापस लेना था, तो उन्होंने क्या किया, अपने ही लोगों के, जो अपने ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स या कॉलोनिस्ट थे, या उनकी कॉलोनीज में जो लोग आ रहे थे, उनके ऊपर उन्होंने टैक्स लगा दिया। ठीक है। अच्छा, ये पिक्चर बहुत कॉमन आती है, ये उसी टाइम हुई थी रेवोल्यूशनरी, सॉरी रेवोल्यूशनरी वॉर कह रहा हूँ, आपकी जो 7 ईयर्स वॉर में ये प्रोपेगेंडा था जो वो यूज़ करते थे ब्रिटिश अपनी कॉलोनीज के लिए, कि भाई या तुम हमारे साथ ज्वाइन करो या फिर मर जाओ, मतलब इसकी ये आप जो है ना वो वैल्यूएशन कर सकते हैं। अक्सर ये इससे रिलेटेड कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आ जाती है। तो बस ये आपको याद रखना है कि प्रोपेगेंडे का यूज़ था, कार्टून्स का यूज़ था। ये अक्सर आपको सोशल स्टडीज़ में इस तरह की बड़ी एग्जांपल्स आएंगी। ये तो सिर्फ आपकी उससे है ना, 7 ईयर्स वॉर से है, आपकी वर्ल्ड वॉर से भी आती हैं और बहुत सारी चीज़ों से आती हैं। तो वो आपसे बस ऐसे ही एक पोस्टर लगाएंगे, आपसे पूछेंगे भाई इसका क्या मतलब है, तो आपने सिंपली पिक्चर को देखना है और आपने जो है ना उसको डाइसेक्ट करना है कि भाई वो बेसिकली पिक्चर क्या कहना चाह रही है। तो ये वाला पीस जो है, ये बड़ा मशहूर पीस है, जॉइन और डाई। ये मई 9 1754 में हुआ था। कि भाई वो अमेरिकन कॉलोनीज हैं, इसमें अगर आप देखा चाहिए जो नाम दिए हुए NENYNJM और ये वगैरह, इसमें न्यूयॉर्क, इसमें हम कह सकते हैं ना कि न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वर्जीनिया वगैरह, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना वगैरह वगैरह, ये उनके बेसिकली नाम है। तो मतलब जारी बात है, जब आप एक प्रोपागेंडा की एक पिक्चर बनाते हैं, आप कोई ऐसी चीज़ लगाते हैं, आइकॉनिक रखते हैं, सिंबॉलिक रखते हैं, जिसे लोग रिलेट कर सकते हैं, तो बेसिकली ये चीज़ समझने की इसमें। अच्छा, फिर आ जाता है हमारे पास टैक्सेशन पीरियड। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आपकी जंग तो होगी, 7 ईयर्स वॉर होगी, आप लोगों ने किसी तरीके से अपने पैसे वापस लेने हैं। तो ब्रिटिश क्या करेंगे, वो अपने लोगों के ऊपर टैक्स लगा देंगे। अक्सर ये चाय के ऊपर टैक्स था, टी टैक्स कह दें, और इसके मुख्तलिफ नाम भी हैं। मसलन हमारे पास अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने शुरू किया था शुगर एक्ट 1764 और स्टैम्प एक्ट 1765। इन दोनों का आपको पता होना चाहिए कि जो आपका शुगर एक्ट था वो शुगर मोलासेस में, मतलब उनके ऊपर था।
इंपोर्ट, क्योंकि इंपोर्ट करते थे वो बरतानिया से शुगर और मोलासेस, और प्रिंटेड मटेरियल भी होता था आपके पास, उसमें न्यूज़पेपर थे, उसमें प्लेइंग कार्ड्स थे, ठीक है। तो ये दो एक्ट्स बेसिकली उस जो टैक्सेशन आपकी लगी उसके ऊपर, अभी टी टैक्स नहीं आया, सॉरी, टी टैक्स आएगा बाद में। मतलब आपने वो मुख्तलिफ तरीके से उन्होंने पैसे वापस लेने, तो उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर टैक्स लगा दिया। तो जाहिर बात है अमेरिकन जो कॉलोनिस्ट थे वो नहीं थे खुश इसके बारे में, और उन्होंने इवेंचुअली फिर बाइकआउट भी किया ब्रिटिश गुड्स वगैरह, ठीक है। तो उन्होंने फिर एक जो सबसे इम्पोर्टेंट नारा उन्होंने लगाया था वो था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, मतलब हम टैक्स तब तक नहीं देंगे जब तक हमारी वो नहीं होगी, रिप्रेजेंटेशन तो नहीं थी कॉलोनीज की। क्योंकि उनका कुछ से नहीं था पार्लियामेंट में, वो कोई वोट नहीं कर सकते, वो कुछ नहीं कर सकते, उनका कोई कंट्रोल नहीं था, उनको कोई संभालने वाला नहीं था, मतलब वो बस एक जो है ना, एक होता है ना कि एक आप शहरी होते हैं किसी मुल्क के, वो नहीं थे। वरना सेंस ये था कि वो ज्यादा गुलामी की तरफ से, तो इन अदर वर्ड्स उनके पास लिमिटेड राइट्स थे, ठीक हो गया। फिर आ जाते हैं हमारे पास, एक बंदा था सैमुअल एडम्स के बारे में, मतलब बारे में पढ़ते हैं कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट आदमी था, कि इन सेंस कि इसने जो, जारी बात है आपके पास कोई बंदा तो होगा जो आगे लीड करेगा प्रोटेस्ट वगैरह जो आपके हो रहे हैं, ठीक है। तो उसमें से जो सैमुअल एडम्स था वो उनमें से था। उसने अपनी एक सीक्रेट सोसाइटी रखी थी जिसको सन्स ऑफ लिबर्टी कहते हैं, ठीक है, मतलब सॉरी, ये सन्स ऑफ लिबर्टी। और ये इसने जो मोस्टली प्रोटेस्ट जो थे वो बॉस्टन में जो है ना, इसने वो लीड किए थे, मतलब उसने उनका लीडर था बेसिकली वो। आ, और उससे में उनको थोड़ा सक्सेस भी मिला, क्योंकि जो स्टैंप एक्ट थी, जो प्रिंटेड मटेरियल पे जो जो था उन्होंने टैक्स वो ख़त्म कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कि उस टाइम जो है वो देख रहे थे कि भाई बहुत ही ज़्यादा अफवाह फैल गई है। फिर मगर फिर भी उन्होंने बाज नहीं आई ब्रिटिश, बाद में उन्होंने फिर मजीद टैक्सेशन अपनी फिर शुरू कर दी, ठीक है। उन्होंने देखा चलो थोड़ा चीज़ें calm डाउन हो जाए, हम मजीद जो है ना टैक्स कर देते हैं। तो उसमें आपकी टाउन शेंड एक्ट है 1765 में, जिसमें आपके पास ग्लास, पेंट, ऑयल, लेड, पेपर, और अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंटली चाय के ऊपर हो जाती है, ठीक है। मतलब उन्होंने ये बहाना बनाया था कि उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, कि उधर लोगों को कंट्रोल किया जाए। तो अगेन फिर आपके प्रोटेस्ट वगैरह दोबारा शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो सैमुअल एडम्स जो है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। इसने टैक्स कलेक्टर्स में, मतलब जो ब्रिटिश टैक्स कलेक्टर्स होते थे, जो टैक्स लेते थे लोगों से, उनको डराता था, और भी इसने ऐसे बड़े काम किए, मतलब इन अ सेंस सीक्रेटली उसने किए हैं, जो है ना अपनी एक सपोर्ट गैदर करने के लिए। तो इससे एक एक लिहाज से आप, मतलब ये पढ़ने के इसलिए इम्पोर्टेंस ये है कि ये एक टाइम था अमेरिका की, जो ऐसा मुल्क की है ना वो सोच की शुरुआत थी, इन सेंस के लोग जो है ना वो फील करने शुरू हो गए थे, भाई हमारी कोई आवाज़ नहीं है, हम बस इनकी गुलामी कर रहे हैं, बरतानिया की। तो आपका एक बड़ा वायलेंट एरा आ जाता है। अगेन ये मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप वीडियो के एक दफ़ा पॉज कर सकते हैं, जल्दी से एक रीड आउट कर सकते हैं कि भाई इसमें जो इम्पोर्टेंट हमारी चीज़ें हैं। मसलन हमारे पास बॉस्टन मैसेकर था, जिसमें आपकी जो है ना पहला जो मैसेकर आप कह दें, जिसमें जो, इधर जो की चीज़ें आपने जब भी आप पढ़ रहे होते हैं ना, आपने देखनी होती है कि इधर हाईलाइट किया हो रहा है। मतलब रेड कोट्स जो है ना इधर हाईलाइट, और रेड कोट्स कौन थे? ब्रिटिश थे, जिन्होंने जो प्रोटेस्टर्स को मतलब ब्रिटिश सोल्जर्स को कहते थे बेसिकली, वो रेड कोट पहना करते थे। तो इन्होंने प्रोटेस्टर्स के ऊपर गोलियां चलाई और वो मारे गए, ठीक है। फिर सैमुअल एडम्स है, उसने ये अपॉर्चुनिटी यूज़ की इस पूरे मैसेकर की। फिर हमारे पास बॉस्टन टी पार्टी हुई, ठीक है, जिसमें हमारे पास ये जो कॉलोनिस्ट थे, इन्होंने ज़ाहिर बात है उन्होंने अपना लिबास वगैरह बदल के, मतलब खुफिया तौर पे इन्होंने सारी चाय फेंकी थी 1773 में। और जो किंग जॉर्ज द थर्ड था उस टाइम, जो मोनार्क था, जो बादशाह था उस टाइम का, तो उसने मजीद उनको पनिश करने के लिए उन्होंने इंटॉलरेबल एक्ट्स इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। इंटॉलरेबल 1774, ये मतलब इतनी जल्दी से आप काफ़ी चीज़ें पिक कर सकते हैं, ठीक है। और ये मतलब ये उन लोगों के लिए था जिन्होंने ये प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व थे, और ये सिर्फ बॉस्टन में नहीं हुआ था, ये चार्ल्सटन में हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था, नेपोलिस में हुआ था, और
तो उन्होंने बहुत सारी फिर क्वार्टरिंग एक्ट्स भी उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए कि उन्हें फोर्स किया था कि लोगों को कि वो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं वो अपने घरों में रखेंगे क्योंकि वो ज़्यादा कंट्रोल चाहते थे ना मतलब वो लोगों पे अपना जो पावर है वो एक्सरसाइज कर रहे थे मतलब कोई भी जब आपके जो है ना बहुत ज़्यादा ताकत में आ जाए तो उसका ये हिसाब किताब होता है मतलब आपको पिक्चर समझ आ जाती है। एनीवेज, फिर हमारे पास कॉन्टिनेंटल कांग्रेस होती है। पहली बहुत बड़ी गैदरिंग होती है जो कॉलोनिस्ट की सिर्फ, इसमें ब्रिटिश इनवाइटेड नहीं है। इसमें वो लोग हैं जो ब्रिटिश कॉलोनीज में जो इस चीज़ से गुजर रहे हैं, टैक्सेशन और वो वगैरह से। तो उसकी जो पहली जो गैदरिंग थी उसको हम कॉन्टिनेंटल कांग्रेस कहते हैं। तो ये एक टाइम था जब उन्होंने पहली बार अपने एक मिलिट्री ग्रुप बनाया था जिसको हम मिलिशिया या सिटीजन सोल्जर्स भी कहते हैं। मतलब इन्होंने अपनी एक आर्मी बनाई थी कि उन्होंने किसी तरीके से रिस्पॉन्ड करना था बरतानिया को, ब्रिटिश को, जो उनके ऊपर ये जुल्म वगैरह कर रहे थे। तो आपकी पहली जो जंग है वो लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड में हुई थी, ठीक है, अमेरिकन और ब्रिटिश के दरमियान, जो अप्रैल 1975 में हुई थी। आ गया। और फिर हमारी सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस हुई, अगेन एक मीटिंग से तो नहीं काम बनेगा ना, दूसरी मीटिंग भी होगी। वो आपकी मई 1775 में हुई थी फिलाडेल्फिया में। इसमें जॉन हैनकॉक जो था वो प्रेसिडेंट था कांग्रेस का। आपके पास फिर एक प्रॉपर कॉन्टिनेंटल आर्मी, इस उस टाइम तो मिलिशिया बनी थी ना, सिटीजन सोल्जर्स मतलब आम जो आपके लोग हैं उनको आप फौज में डालने की कोशिश करते हैं मगर उनको एज सच कोई प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं होती। कॉन्टिनेंटल आर्मी ऑन द अदर हैंड वो प्रॉपर आर्मी थी इनकी, जिसमें आपका जॉर्ज वॉशिंगटन था, वो जनरल था। ठीक हो गया। मतलब यही बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर है, अमेरिकन डॉलर्स में अक्सर आप इसकी शक्ल देखते हैं। तो तो जो लोग लॉयल थे अमेरिकन को हम वो उनको पेट्रियट्स कहते थे, और जो लॉयल थे ब्रिटिश को हम उन्हें लॉयलिस्ट कहते थे। मतलब ये एक डिस्टिंक्शन है इन दो ग्रुप्स में, यानी इधर हमने नीचे दी हुई है, पेट्रियट्स और लॉयलिस्ट। अच्छा, तो जाहिर बात है जब आपके यहाँ ये एक अब आपकी रेवोल्यूशनरी वॉर शुरू हो गई है ना, इतनी जंगें अब उन्होंने लड़ ली, इतने ग्रुप्स बन गए। तो आपके जो इम्पोर्टेंट पीसेस जो उस टाइम लिखे गए थे, जाहिर बात है लोग किसी तरीके से एक्सप्रेस तो करते हैं ना अपनी डिसकंटेंट वगैरह, मतलब वो किसी तरीके से तो वो अपनी वो गुस्सा वगैरह निकालेंगे ना, तो वो कुछ ना कुछ करते थे उस टाइम। तो उस टाइम जो आपका मीडियम होता था वो टीवी वगैरह तो नहीं होता था आपका, जिस तरह आजकल जियो न्यूज़ वगैरह या आपकी पैरोडीज वगैरह चल रही होती हैं, तो वो लोग न्यूज़ मतलब रिटन न्यूज़पेपर वगैरह बहुत चलता था। तो या बुक्स लोग लिख लेते थे और बहुत सारी चीज़ें, तो उनमें से इम्पोर्टेंट पीसेस जो है हमारे पास, कॉमन सेंस है थॉमस पेन की। ठीक हो गया। जिसने इसने इसलिए लिखी थी कि वो लोगों को ये आइडिया देना चाह रहा था कि भाई अब हम आज़ादी ले लेते हैं बरतानिया से, क्योंकि इन्होंने ये टैक्सेशन वाला जुल्म शुरू किया हुआ है और हमें राइट्स भी नहीं है। फिर हमारे पास थॉमस जेफरसन है जिसने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी। ठीक है, मतलब वो उनमें से इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं। काफ़ी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था मगर थॉमस जेफरसन का एक बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, तो उन्होंने जो आइडिया, जॉन लॉक का जो एक रिटन पीस था, लाइफ लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, उससे उन्होंने आइडिया लिया और मतलब उसके नेचुरल राइट्स उसका एक रिटन पीस है जो काफ़ी पहले, मतलब रेवोल्यूशनरी वॉर से काफ़ी पहले उसने लिखी थी। तो उससे उन्होंने आइडिया लिया और उन्होंने कहा चलो हम भी अपनी एक डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखते हैं और उसमें हम जॉन लॉक से कोई आइडियाज़ ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें पसंद आया, क्योंकि वो उसमें वो बात करता था कि भाई हर आम आदमी है, उसके कुदरती राइट्स हैं, मतलब इंसान है ना, उसको उसको ज़िंदगी की, उसका ज़िंदगी का हक है, उसको आज़ादी का हक है, उसको खुशी का हक है, उसको फैमिली का हक है, वगैरह वगैरह। तो ज़ाहिर बात है कि जो उस टाइम जो किंग जॉर्ज थर्ड था, जब डिक्लेरेशन साइन हुई जुलाई में 4th, ठीक है, तो किंग जॉर्ज जो था वो उसने यही सोचा था कि भाई जो लोग ये डॉक्यूमेंट को साइन करेंगे, सारी बात है वो बगावत करेंगे बरतानिया के खिलाफ, क्योंकि वो अपना एक अलग मुल्क चाह रहे हैं और अपना कोई हिसाब किताब चला चला रहे हैं। तो इन दैट सेंस जो है ना वो गद्दार मतलब माने जाएंगे बरतानिया को। ठीक है, अब सारी बात है, अभी आपका जो हिसाब किताब है बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाता है आगे, तो अगेन फिर हमारे पास जंग की शुरुआत हो जाती है, फिर मतलब वो पहले से भी हुई थी। तो अब मज़ीद
काफी लंबी जंग थी अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर, क्योंकि इसने ही अमेरिका को अमेरिका बनाया था जो भी है, ठीक है। अब इसमें अगेन बहुत सारी इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं, इसको आप एक दफ़ा पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगर मैं से जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। तो मगर इस एक चीज़ जो समझनी कि वो बेंजामिन फ्रैंकलिन को भेजा किया था फ्रांस की तरफ, कि भाई आप हमसे कुछ सपोर्ट, सारी बात है, आपको एड वगैरह चाहिए होती है। अब अमेरिका बिल्कुल नया मुल्क है, उनको पैसों की ज़रूरत होगी, उन्हें बंदूक और एमिनिशन जो है ना, आपको गोलियों की, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है ना, आपको जंग को आपने किसी तरह उसको फंड करनी होती है। तो उन्होंने फ्रांस में बेंजामिन फ्रैंकलिन भेजा था। और जब आपकी सारी जंगें हुई थी, आपके पास फ्रांस जो है फिर एंड में जाके तैयार हो जाता है, कहता है ठीक है हम आपकी मदद करते हैं। तो ये इसमें आपकी बैटल ऑफ सैराटोगा जो थी वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, मतलब ये एक इम्पोर्टेंट बैटल होगी। वैली फोर्ज में आपके पास बहुत गंदा वेदर था। बैटल ऑफ ट्रेंटन में वॉशिंगटन जो है वो सरप्राइज सरप्राइज अटैक करता है ब्रिटिश सोल्जर्स के ऊपर। तो ये वगैरह वगैरह आप जो है ना, इस तरह एक एक लाइन करके आप समझ सकते हैं एक्चुअली क्या हुआ था। बैटल ऑफ न्यूयॉर्क जो थी वो पहली डिफीट थी मतलब जॉर्ज वाशिंगटन की, क्योंकि ब्रिटिश नेवी बहुत स्ट्रांग थी। और बैटल ऑफ बंकर हिल जो है उसमें काफ़ी जो थे ना, बेसिकली अगेन वो कई जंगे वो जीते थे, और कई जंगे वो हारे थे, जो जो आपके अमेरिकन है। ठीक हो गया, तो ये इनमें से बंकर हिल एक थी जो वो हारे थे। और ये चार्ल्सटन में थी। तो ये आप लोकेशन, डेट और क्या हुआ था, इस चीज़ को आप रखें अपने दिमाग में, तो आपको काफ़ी कुछ समझ आ जाती है। अगेन हमारे पास और मज़ीद जंगें हुई, मगर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फाइनल जंग थी आप कहते हैं, वो हमारी यॉर्क टाउन की थी, जिसमें ब्रिटिश जो अमेरिकन ने उन्होंने सराउंड कर दिया था ब्रिटिश को। वही मतलब आप अगेन इसको एक दफ़ा पॉज करके क्विक रीड कर सकते हैं। जो आपकी दूसरी दो बैटल्स हैं, मतलब सीज ऑफ चार्ल्सटन जो था वो एक सीज था फोर्ट मोल्ट्री में, और बैटल ऑफ काउस पेन साउथ कैरोलिना में हुई थी। दो मतलब दोनों साउथ कैरोलिना में ही है, और उनकी डेट्स एक मई 1780 और एक जनवरी 1781। अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क है, तो बहुत सारी जंगें बहुत सारी जगहों में हुई, तो इस वजह से जो है ना आपके पास बहुत मतलब एक लिहाज से लंबी सी लिस्ट है। मगर इसमें आपने एक छोटी छोटी डिटेल्स भी आपको पता होना, मेरे ख्याल से इट्स इट्स इनफ। ठीक हो गया। मसलन बैटल ऑफ काउपेंस में हमारे पास पार्टिसन फोर्सेस थी, जो एक एक ऐसे एक स्पेशल ग्रुप है जिसमें बेसिकली सोल्जर्स जो हैं वो अपनी एक ओन मिलिशिया, मतलब एक अपना एक आर्मी सा ग्रुप बनाते हैं, जिन्होंने कॉन्टिनेंटल आर्मी की मदद की और ब्रिटिश को डिफीट किया, और उन्होंने वो यॉर्क टाउन भाग गए। ठीक है क्या, मगर अभी जो हमारी जो फाइनल कंक्लूजन है इस पूरी अमेरिकन सिविल वॉर की, वो हमारे पास ट्रीटी ऑफ पेरिस में आती है 1783 में। ठीक है। वो वो बेसिकली वही एक आखिरी आप कहते हैं डॉक्यूमेंट थी या ट्रीटी थी, जिसने फाइनली कह दिया हाँ भाई अमेरिका एक आज़ाद मुल्क है, और उनकी कई इलाके उनको मतलब अपैलेचियन माउंटेन से मिसिसिपी रिवर तक मिल मिल सकते हैं। फिर फिशिंग राइट्स जो हैं वो मतलब उन्हें मिले थे, सॉरी। तो फिशिंग राइट्स जो हैं वो कैनेडियन, क्योंकि अब कनाडा तो अब अभी बरतानिया के पास था और वो अमेरिका के साथ बॉर्डर करता था, तो उन्होंने फिशिंग राइट्स डिस्कस किए। और जो हमारे जो प्रिजनर्स हैं वो आपस में एक्सचेंज हुए, क्योंकि जंग के दौरान आप कई जो है ना, जो एक एक होता है ना कि आप कैदी रख लेते हैं, जो आपके जो सिपाही वगैरह होते हैं। तो बेसिकली उनकी एक नेगोशिएशन हुई थी लॉयलिस्ट और जो आपके पेट्रियट्स थे। ठीक हो गया। और कि कांग्रेस जो थी, जो कांग्रेस जिस हमने बात की ना अमेरिका की है, तो वो कई इलाके जो हैं वो लॉयलिस्ट को वापस कर देंगे। मतलब सारी बात आपने किसी तरीके से तो नेगोशिएशन करनी है। तो इधर आपकी अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर ख़त्म हो जाती है, अमेरिका एक आज़ाद मुल्क बन जाता है, जगह भी मिल गई, सुलह भी होगी। बरतानिया को उनको थोड़ा कुछ मिल गया, मतलब ज़ाहिर बात है, वैसे उन्होंने मोस्टली लूज़ ही किया है, मगर